ये देखें, ये सारे का सारा जो है ये नेमेटोसिस्ट आ गई। और डायग्राम इससे देख लेते हैं अब। आप देखें ये हाइड्रा है, इसके ये टेंटिकल्स हैं, आपको ये टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं। इस टेंटिकल को जरा हम गौर से अब देखेंगे, जूम इन करके देखेंगे इसको। डिप्लोब्लास्ट का देखें, बाहर एक सेल क्लियर है और ये है। अब जो बाहर वाली लेयर है सेल्स की, यहाँ पर आपको इन जो बाहर वाली लेयर है इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब यही वो सेल्स हैं जिनको हम नीडोसाइट्स कहते हैं। अब एक नीडोसाइट को जो है हम बाहर जूम इन करके देखेंगे तो ये पूरे का पूरा आपको ये देखिए सेल नजर आ रहा है। अब एक सेल को हमने जूम इन करके देखा है, इस पूरे के पूरे सेल को हम नीडोसाइट कहते हैं। दिस इज नीडोसाइट, ये नीडोसाइट है, ठीक है। इस नीडोसाइट के अंदर, इस सेल के अंदर आप देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनेली, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज ऑर्गेनेलीज हैं इन सेल्स के अंदर, इसी तरह एक और खास किस्म का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है इनके अंदर जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। अब इस निमेटोसिस्ट के अंदर एक, इसके ऊपर एक रस्सी सी लिपटी हुई होती है, ठीक है। तो जैसे ही कोई एनिमल इनकी अप्रोच में आता है तो ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो लेकिन इनको पता कैसे चलता है, क्योंकि इनके पास आ गए, इनके पास तो आंखें नहीं है, तो कैसे पता चल जाता है इनको कि कोई इनके पास आया? ठीक है, इनके पास नर्वस सिस्टम तो है, लेकिन सेंस कौन कर रहा होता है? देखें यहाँ से, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये वाली सेल की ये वाली जो उभरी हुई ये वाली स्ट्रक्चर है, ये इससे सेंस करते हैं। जब कोई एनिमल इनकी अप्रोच में आता है तो ये इससे सेंस करते हैं उसकी मौजूदगी को। अब जैसे ही ये सेंस करता है तो ये ट्रिगर है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इस सेल को ट्रिगर करेगा। जैसे ही इसको अंदाजा हो जाएगा कि कोई इसके पास है, ये फौरी तौर पर ट्रिगर करेगा सेल को और ये नेमेटोसिस्ट सेल से बाहर आ जाएगा। और नेमेटोसिस्ट के ऊपर जो आपको रस्सी लिपटी हुई नजर आ रही थी, ये उस एनिमल के इर्द गिर्द लिपट जाएगी। तो बताएं ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा नेमेटोसिस्ट है? ये वॉल्वुलेंट है, क्योंकि ये देखें आप इसको प्रे के ऊपर लिपेट रहा है। ये वॉल्वुलेंट टाइप अटैक है, ठीक है। या तो ये नेमेटोसिस्ट बाहर निकल कर रस्सी से उसके शिकार के बीच में चुभ जाएगा या उसके ऊपर लिपट जाएगा, ठीक है। एनीवे, जैसे ही ये ट्रिगर होगा तो ये नेमेटोसिस्ट बाहर आ जाएगा। नेमेटोसिस्ट पे जो रस्सी थी ये शिकार के ऊपर लिपट जाएगी और फिर इसके अंदर ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ नीडोसाइट्स। के नीडोसाइट्स बुनियादी तौर पर कहाँ लोकेट होते हैं, होते कहाँ पर, और ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पर मजीद एक डायग्राम देख लें आप। मैं इसलिए बार बार एक दो डायग्राम को दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही अंदाजा हो जाए कि ये सेल्स जो हैं ये किस तरह काम करें, इनकी शक्ल किस तरह की होती है, और ये, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। ये इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो वो स्ट्रक्चर है ना जिससे सेंसिटिव हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, कोई भी एनिमल इनकी अप्रोच में आएगा इसको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो अंदर राउंड सी स्ट्रक्चर है ये निमेटोसिस्ट है, ठीक है। और ये पूरे का पूरा सेल नीडोसाइट है। कोई एनिमल जब आएगा तो ये देखें किस तरह से ये नेमेटोसिस्ट बाहर आया और ये इससे फिर ये अटैक करेगा, ठीक है। अब इनके अंदर एस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट है। कोई ऑर्गन फॉर्मेशन तो इनके अंदर हुई नहीं है, जस्ट टिश्यू है। तो जो कुछ भी इनकी बॉडी को चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अपनी जनरल बॉडी सरफेस जो है पूरी की पूरी बॉडी की सरफेस से के थ्रू ये काम करेंगे। और एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी बॉडी सरफेस के जरिए से ही बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये इनकी पूरी बॉडी सरफेस है, ठीक है। टेंटिकल्स भी इसमें आ जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, पूरी की पूरी बॉडी। ये देखें, ये तो ये सारी की सारी बॉडी सरफेस, कोई खास मकाम नहीं है जहां से एक्सक्रीशन या फिर वो रेस्पिरेशन हो रही है, कोई खास जगह नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इन इन एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये पानी की जो मिकदार है, पानी का कितना लेवल है जहाँ पर ये रह रहे हैं, इर्द गिर्द कितना पानी अवेलेबल है। अगर पानी प्लेंटी में है, ज़्यादा मिकदार में है, ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये अमोनिया रिलीज करेंगे। इसलिए अम्यूनोटैलिक भी होते हैं, ठीक है। नाइडेरियंस आर अम्यूनोटैलिक बट नॉट ऑल नाइडेरियंस आर अम्यूनोटैलिक, क्योंकि बाज़ औक़ात जब पानी का लेवल कम होता है, इनके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, जब पानी का लेवल कम होता है, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो फिर ये यूरिया को भी एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये अमोनिया ही रिलीज करते हैं। सो इनके अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन हुई है। तो दोस्तों याद रखना आपने, इनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन, सबसे पहले टिश्यू की फॉर्मेशन और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन इन एनिमल्स में हुई है, यानी कि नाइडेरियंस में हुई है। इनका नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव टाइप है, बहुत कदीम, डिफ्यूज है, कदीमी है, डिफ्यूज है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, मतलब कोई स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, जस्ट डिफ्यूजन नेटवर्क है, पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ नेटवर्क, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है एक यूनिट के तौर पे बिहेव करती है। कैसे? जैसे लेट्स सपोज मेरा किसी गर्म चीज को हाथ लग जाए तो मैं फौरी तौर पे पीछे कर लूंगा। तो देखिए मेरी पूरी बॉडी ने जो है रिएक्ट नहीं किया, जस्ट मेरे हाथ को जो गर्म चीज लगी थी, मैंने, मेरा हाथ ही पीछे हुआ है, यानी बाजू जो है जितना मुतलका ऑर्गन है वही पीछे हुआ है, ठीक है, पूरी बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया। तो इनकी बॉडी जो है जहां से भी इनको स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है, चाहे वो टेंटिकल से, चाहे वो नीचे से, कहीं से भी इनको स्टिमुलस मिल रहा है तो पूरी की पूरी बॉडी बिहेव करेगी, ठीक है, एक यूनिट के तौर पे एक रिस्पॉन्स देगी। स्टिमुलस आएगा तो पूरी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। सो ये अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन का देखें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। एसेक्सुअल की एग्जांपल ये है कि जैसे आप हाइड्रा में देखें, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि हाइड्रा की बॉडी की ऊपर जो है वो एक बड डेवलप होती है, छोटी सी बड बनती है, फिर वो ग्रो करती जाती है, फिर वो बड टूट जाती है और फिर वो उससे एक नया हाइड्रा बनता है। तो ये था इनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर, इन एनिमल्स में टेस्टिस और ओवरीज दोनों होती हैं। ज़ाहिर अगर टेस्टिस और ओवरीज हैं तो ये एग और स्पर्म्स दोनों की फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो मिलेंगे, इससे एक नया इंडिविजुअल बनेगा, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जाहिर है फर्टिलाइजेशन भी होगी। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, यानी बॉडी से बाहर भी हो सकती है और बॉडी के अंदर भी हो सकती है, डिपेंड करता है। लिहाजा आपने ये जरूर याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है इनके अंदर और इंटरनल भी हो सकती है। फिर इनमें मेल और फीमेल अलग-अलग भी हो सकते हैं, यानी एक एनिमल है उसके अंदर टेस्टिस हैं वो मेल है, और एक एनिमल है जिसके अंदर ओवरीज हैं वो फीमेल है। तो सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं, मेल अलहदा होता है, मेल अलहदा होता है, फीमेल अलहदा होती है, ठीक है। डायोशियस हैं। मोनोशियस से मुराद है कि एक ही एनिमल के अंदर टेस्टिस और ओवरीज दोनों मौजूद हैं, तो वो एक ही वक्त में स्पर्म्स और एग्स की प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसी एनिमल के अंदर ये सारा कुछ जो है वो फर्टिलाइजेशन वगैरह होगी। तो वही एनिमल मेल के तौर पे बिहेव कर रहा है, वही एनिमल फीमेल के तौर पे बिहेव कर रहा है, एक सिंगल एनिमल मेल और फीमेल दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को हम मोनोशियस कहते हैं। फिर आप देखिए इनमें जब वो जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है, तो डेफिनेटली जाइगोट ने डिवाइड होना है, फर्दर सेल्स में, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होना है, ठीक है। और आपको पता है इसको क्लीवेज कहते हैं, जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है तो उसको क्लीवेज कहते हैं। जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होती है इसको क्लीवेज कहते हैं। तो इनके अंदर जो मेथड है क्लीवेज का वो होलोब्लास्टिक है, पढ़ा होगा मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। तो इनके अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब कि इनमें सबसे पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर अडल्ट बनेगा। डायरेक्ट जो है वो अडल्ट की तरह का ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो रहा, सबसे पहले लार्वा बनेगा फिर उससे अडल्ट बनेगा, यानी जो लार्वा है वो अडल्ट की तरह का नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है अडल्ट से, ठीक है। तो इस तरह की डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो में देखें आप, कि मॉस्किटो के लार्वा देखें वो अडल्ट की तरह के नहीं होते। इन द सेम वे बटरफ्लाई को देख लें, बटरफ्लाई के जो लार्वा हैं जिन्हें कैटरपिलर्स कहते हैं, ठीक है, वो देखें बिल्कुल जो कैटरपिलर्स हैं या मॉथ्स हैं, बिल्कुल देखें अपने अडल्ट की तरह के नहीं होते, वो छोटे छोटे इंसेक्ट जो कीड़ों की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो बाद में वो प्यूपा बनेगा और फिर उससे जो है अडल्ट बनेगा। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है, सिलिएटेड होता है, यानी लार्वा के ऊपर छोटे छोटे सीलिया होते हैं और सीलिया की मदद से ये पानी में तैरता है, स्विम करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपनी प्लेस चेंज कर सकता है। तो इनका जो लार्वा है, नाइडेरियंस का जो लार्वा होता है उसको प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं। अब ये देखें, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लार्वास के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन नाइडेरियंस का लार्वा जो है वो प्लेन्यूला कहलाता है। बट इन केस ऑफ जेलीफिश,
जेलीफिश के केस में जो है वो लार्वा ईफायरा कहलाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने ज़हन में रखना कि ईफायरा लार्वा जो है ये भी इनका है, लेकिन ये जेलीफिश के केस में होगा। प्लेन्यूला लार्वा जो है ये मोस्ट ऑफ दी जो नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। फाइलम नाइडेरिया को साइंटिस्ट अब डिवाइड करते हैं 4 मेजर क्लासेस में, लेकिन इसको जब वो डिवाइड करते हैं तो वो साइंटिस्ट ज़ाहिर है किसी भी फाइलम को इजीली स्टडी करने के लिए जितना हम उसे क्लासीफाई करेंगे उतना हम उसको इजीली स्टडी कर सकेंगे। तो साइंटिस्ट जो है फाइलम नाइडेरिया को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन किस बुनियाद पर करते हैं, क्या क्राइटेरिया है? इनके अंदर, इस फाइलम के अंदर ज़रा ध्यान से सुन लें, 2 तरह की फॉर्म्स मिलती हैं हमें, यानी 2 तरह के एनिमल्स होते हैं इनके अंदर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, इनके इनके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, इस फाइलम के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एक जगह फिक्स रहते हैं, हरकत नहीं करते, मूव नहीं करते, लाइक हाइड्रा। और कुछ इनके मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं इस फाइलम के जो आज़ादाना पानी के अंदर मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लाइक जेलीफिशेस। जेलीफिशेस को देखें, वो आज़ादाना मूव कर रही होती हैं। पुर्तगीज मैन ऑफ वार, जेलीफिशेस, ये सारी के सारी आज़ादाना हरकत कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा जो है ये फिक्स रहता है एक जगह पर, ठीक है। और ऐसी फॉर्म जगह जो एक जगह पर फिक्स रहती है, सिसाइल रहती है, उसको पॉलिप फॉर्म कहते हैं। और ऐसी फॉर्म जो आज़ादाना हरकत कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है, इसको हम मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं। सो देयर आर 2 फॉर्म्स इन दिस फाइलम, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। किस क्लास में, किन एनिमल्स में पॉलिप फॉर्म है, किन में मेड्यूसा फॉर्म है, इस बुनियाद पर साइंटिस्ट जो है इनको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजोआंस की तरफ आते हैं। हाइड्रोजोआ क्लास, हाइड्रोजोआ में मेड्यूसा और पॉलिप फॉर्म दोनों मिलती हैं, यानी हाइड्रा और जेलीफिश की तरह के एनिमल्स मिलते हैं हमें। इसका हाइड्रोजोआ का जो एक फेमस मेंबर है वो हाइड्रा है। हाइड्रा के बारे में कुछ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखी है यहाँ पर कि हाइड्रा को सबसे पहले जो है वो ट्रेम्बले नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जबकि इनका हाइड्रा का जो नाम है वो लीनियस ने, जो टर्म हाइड्रा है ये लीनियस ने दी, ठीक है। हाइड्रा को कॉमनली सी सर्पेंट्स भी बोला जाता है। अब इनके बाद जो सेकंड क्लास है वो स्काइफोजोआ है। स्काइफोजोआ में मेनली जो है मेड्यूसा फेज देखने को मिलती है, यानी ऐसी इनमें ज्यादातर ऐसे एनिमल्स हैं जो आज़ादाना समंदर के अंदर, पानी के अंदर जो है हरकत कर सकते हैं। इनकी ज़ाहिर है जिस्म जो है इस फाइलम के हमने देखा है डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। एक बाहर लेयर होती है, एक अंदर लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। इनके बीच में एक जेली की तरह का सब्सटेंस भरा होता है, उसको मेजोग्लिया कहते हैं। तो स्काइफोजोआ के अंदर जो मेजोग्लिया की मिकदार है, कंसंट्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जेली लाइक नज़र आते हैं, जेली की तरह के पेयर होते हैं, ठीक है। इनकी जो अपीयरेंस है जेली लाइक है, इसलिए इनको जेली फिशेस बोला जाता है। तो ट्रू जेली फिशेस स्काइफोजोआ में आ जाती हैं। क्यूबोजोआ, क्यूबोजोआ को इसलिए क्यूबोजोआ बोला जाता है क्योंकि जब इनका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाता है, इन एनिमल्स का जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाता है तो उसमें ये हमें क्यूब शेप नजर आते हैं, डिब्बे की तरह के नजर आते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे मैरीन हैं, क्यूबोजोआ और ऑल मैरीन्स, ठीक है। अब ये इसलिए बात हुई है क्योंकि हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर हो सकता है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें बॉक्स जेलीफिश आ जाएगी। बॉक्स जेलीफिशेस आर नॉट ट्रू जेलीफिशेस लाइक स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में जो जेलीफिशेस हैं ये ट्रू जेलीफिशेस हैं, लेकिन बॉक्स जेलीफिश जो है ये ट्रू जेलीफिश नहीं है, जेलीफिश की तरह की होती है, ठीक है। फिर इसमें एंथोजोआ आ जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारी की सारी पॉलीफॉर्म है, सारी की सारी पॉलीफॉर्म है, मेड्यूसा फॉर्म है ही नहीं इनके अंदर, मेड्यूसा फेज जो है इनके अंदर एब्सेंट है। और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ समंदर में मिलते हैं, नॉट फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में ही नहीं मिलते। इनके अंदर जो है वो सी एनिमल्स और कोरल्स आ जाएंगे, ये 2 इनके अंदर फॉर्म्स आ जाती हैं। सी एनिमल्स और कोरल्स दोनों ही पॉलीफॉर्म है इनकी। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी with a single opening, mouth on hypostome.
डाइजेशन सॉरी यहाँ पर लिखना था मैंने, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रासेलर। एक्स्ट्रा सेलर भी हो सकती है और इंट्रासेलर भी हो सकती है। अब आप देखिए कि ये इनकी डाइजेस्टिव कैविटी है, ठीक है, दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है, इनकम्प्लीट होता है। किस तरह? देखें, ये एक ही कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, ये सिलेंट्रॉन कहते हैं। खुराक जब इस कैविटी के अंदर आएगी, यहाँ पर डाइजेस्ट होगी, जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे वो इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलेंगे। यानी ये ओपनिंग माउथ के तौर पर बिहेव कर रही है, ये ओपनिंग एनस के तौर पर बिहेव कर रही है। तो ऐसे सिस्टम को ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सैकलाइक या जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जबकि इसके मुकाबले में आप देखें, ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज ट्यूब लाइक और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ अलहदा ओपनिंग है और एनस अलहदा ओपनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये यहाँ पर डाइजेशन हो जाती है तो जो भी फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनके सेल में चले जाते हैं और सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है। तो जो सेल के अंदर डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है, जो सेल से बाहर है इस कैविटी के अंदर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। यहाँ पर अगेन देख लें कि इनका ये देखिए, ये माउथ है इनका, ठीक है, ये वाला जो इनका माउथ है, ठीक है, ये जो है ये इसकी मेड्यूसा फॉर्म है, ठीक है। इनका माउथ नीचे की तरफ होता है और ये इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। यहाँ से खुराक को ये अंदर लेके जाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, वेस्ट मटेरियल को इसी ओपनिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स की, कोरल्स की। कोरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई तरह से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोरल्स जो हैं ये इनका इनके बाहर एक खास किस्म का स्केलेटन होता है। कोरल्स जो हैं ये बहुत सॉफ्ट एनिमल्स हैं, बहुत सॉफ्ट एनिमल्स हैं, हाइड्रा की तरह के होते हैं। और इनके जिस्म के बाहर एक जो है थिक सा स्केलेटन बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। तो याद रखें कि इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। तो जब इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो डेफिनेटली पीछे क्या बच जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह कई मिलियन साल से ये समुद्रों में मौजूद हैं, मर रहे हैं, और इनका जो स्केलेटन है वो बाकी बच जाता है। तो इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट के समंदर के अंदर मेरीन एनवायरनमेंट में पहाड़ बन गए हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बन गई हैं, चट्टानें बन गई हुई हैं। इवन वो चट्टानें समंदर से बाहर आ गई हैं। अब वो बनी कैसे थी? इन्हीं कोरल्स की वजह से। ये कोरल्स मरते हैं, इनका स्केलेटन बच जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से है, वो स्केलेटन डिपॉजिट होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है, और अल्टीमेटली वो बहुत बड़ी दीवार में या एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कई कंट्रीज में, कुछ इलाकों में तो ये समंदर से बाहर आ जाते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास, मैं भी बात करूंगा। तो ये बहुत बड़े बड़े हैबिटेट्स बनाते हैं, बड़े बड़े इकोसिस्टम्स बन जाते हैं इनकी वजह से। और फिर वहाँ पर कई हज़ार फिशेस जो हैं वो रहती हैं, और कई एनिमल्स वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो वो उन